आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर कहकर ही मानेंगे। नीतीश कुमार ने अब अपनी बात न सिर्फ कह दी है बल्कि उस पर वो अडिग हैं, वो अड़े हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने एक बार फिर जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी का जो राग छेड़ा है वो इस बार ऐसा लगता है कि उसे एक मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आवाज या इस तरह का मुतालबा कोई पहली बार किया गया हो। इससे पहले भी आपको याद होगा नीतीश कुमार ने बिहार के और दूसरे सियासी जमातों के एक वफ्द के साथ बाकायदा दिल्ली आकर और नीतीश कुमार ने वजीर आजम से इस मामले पर मुलाकात की थी और बाद में उन्होंने कहा था कि वजीर आजम ने इस पर कहा है कि वो इस पर देखेंगे, बात करेंगे, गौर करेंगे और उन्होंने इस पर ना नहीं कहा है। ये नीतीश कुमार ने कहा था। अब फिर एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसे मौके पर जब राज्यसभा को लेकर चुनाव होने हैं और वहीं साथ ही साथ जो ये खबर आ रही है कि क्या नीतीश कुमार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे बिहार की सियासत में एक नया बाब लिखने की शुरुआत होगी, इस पर भी अब बात हो रही है। दरअसल बिहार के सियासत में पिछले कुछ दिनों से अचानक तेजी आ गई है, एक हलचल सी आ गई है और उस हलचल का नतीजा अब यह है, जिस तरह से पहले अफवाह जो खुद जेडीयू के लीडरों ने बताया कि यह अफवाह है, लेकिन खबर यह थी, यानी उस अफवाह की भी खबर यह थी कि जेडीयू के तमाम एमएलएस को यह कहा गया है कि वो अगले 72 घंटों तक, यानी एक रोज कबल की बात है, वो पटना में ही रहें, कहीं और नहीं जाएं। इस बात से काफी सियासी हलचल तेज हो गई थी और यह समझा जा रहा था कि कुछ नया सियासत में बिहार के होने जा रहा है। और जिस तरह ये जात की बुनियाद पर मबनी जो मर्दमशुमारी होने जा रही है या होने वाली है या उसको लेकर जो फैसला किया जाना है, इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को खुलकर साथ मिल रहा है अपोजिशन लीडर और अपोजिशन पार्टी आरजेडी का, यानी तेजस्वी यादव जो है सीधे तौर पर नीतीश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो एक ऐसा मुद्दा जिस पर जो इत्तेहादी जमात है जेडीयू की, वो उतना खुलकर इस पर बात नहीं कर रही है, यानी कि बीजेपी वो थोड़ा बचती बचाती नजर आ रही है। एक ऐसे मुद्दे पर जेडीयू जिसको लेकर आगे बढ़ रहा है, उसी मुद्दे पर जो अपोजिशन जमात है वो खुलकर नीतीश के साथ नजर आ रही है। तो इससे यह लग रहा है कि आखिर ये किस तरह की सियासत है और क्या अब बीजेपी पर एक तरह का दबाव बना दिया है नीतीश कुमार ने कि बीजेपी इस पर हां करे और नहीं तो फिर हालात कुछ ऐसे बनेंगे जिससे कुछ नई तस्वीर सामने नजर आएगी। ऐसी कई सवालात सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच ये भी देखा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या गोटी फिट होनी है, किस तरह आरसीपी सिंह को लेकर बातचीत हो रही है, राज्यसभा के लिए कौन जाएगा, कौन नॉमिनेट किया जाएगा, किसे भेजा जाएगा। और जिस तरह की बातें अब सामने ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि एक नया बाब, एक नया चैप्टर बिहार की सियासत का शुरू हो जाए। तो ये क्या है पूरा मामला, इस पर आधे घंटे तक हम बातचीत करेंगे और अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ 3 खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं, हम उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर असफर शम्सी जो तर्जुमान हैं बीजेपी के। हमारे साथ है डॉक्टर अजय उपाध्याय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं आजकल कांग्रेस के बजाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्यादा कहना पसंद करता हूं, चूंकि कांग्रेस के लीडर भी यह कहलवाना पसंद करते हैं। तो अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो एमएलए हैं आरजेडी के, ये 3 हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जेडीयू के लीडर भी अपनी नुमाइंदगी और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। हमने खालिद अनवर को इसके लिए मदऊ किया है जो एमएलसी हैं जेडीयू के। उम्मीद करता हूं कि वो इस प्रोग्राम में कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा इस बारे में होगा, चूंकि जेडीयू के लीडर है नहीं हमारे साथ, मैं अजय उपाध्याय आपके पास आना चाहता हूं। बिहार में क्या हो रहा है और क्या ये नीतीश कुमार जो है कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें आप भी उनके साथ खड़े नजर आते हैं, आरजेडी तो उनके साथ खड़ी नजर आती ही है, और जो खुद जेडीयू की जो अलायंस पार्टी है वो खुद को उतना कंफर्टेबल नहीं दिखा पा रही है इसमें? आजम साहब, बिहार की राजनीति में जो अभी एक तरह से टाइटेनिक शिप एक तरह से कहा जा सकता है, जिस तरह की परिस्थितियां वहां पैदा हो रही है और बनने वाली है, यदि ये परिस्थितियां, हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, सब जानते हैं, लेकिन इस सच्चाई को भी स्वीकारना होगा कि जातीय जनगणना के आधार पर
जो राजनीति चल रही है, एक तरह से ये जातीय पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरह से लगातार बैकफुट पर है, और भाजपा चाहती नहीं है कि इस तरह के कोई भी मुद्दे जो है, क्योंकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी अपने को ओबीसी और बाकी जातियों का एक नुमाइंदा मानते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार जी के इस एजेंडे को आगे लाने का वो प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा को दर्द होगा और परेशानी होगी। जहां तक बात बिहार की राजनीति के पॉलिटिकल शिफ्टिंग की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अभी जल्दीबाजी होगी ऐसा कहना। नीतीश कुमार जी की एक पोस्चरिंग होती है, और उस पोस्चरिंग में वो चाहते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से दिखाया कुछ और जाए और प्रेशर किसी और पर डाला जाए। आंतरिक राजनीति में जो कलह है इनके गठबंधन में, कहीं ना कहीं उस कलह में सह और मात का खेल चल रहा है, और सह और मात के खेल में भाजपा को कहीं ना कहीं वो चाहते हैं ये लाल आंख दिखाना कि इस बहाने कम से कम भाजपा या तो बैकफुट पर आए या उसे प्रभावित किया जा सके दूरगामी राजनीति के लिए। लेकिन वो भाजपा को बैकफुट पर क्यों लाना चाहते हैं, भाजपा को लाल आंख क्यों दिखाना चाहते हैं? बिहार की राजनीति में कई चरण, अभी कई ऐसी चीजें आई हैं इस पिछले 1-1.5 साल में। नीतीश कुमार अपने आप में एक वैसे नेता रहे हैं जिनके नाम पर वहां पे 10-12 साल तक राजनीति हुई, और उन्होंने निश्चित तौर पे उनमें वो काबिलियत थी कि उनके कारण चुनाव लोग जीतते थे। भाजपा के लोग भी जीतते रहे। इससे पहली बार ऐसा हुआ है कि एक नया हनुमान आया, और वो हनुमान ने जो है पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन को बदल दिया, और नीतीश कुमार आज सबसे कम निचले पौधान पर है। तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी आज मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव भी है। और भाजपा की रणनीति है कि एक समय के बाद उनको आप बिहार चुनाव में चिराग पासवान का जो रोल था उसका जिक्र कर रहे हैं। चिराग जी का एक रोल था, हनुमान के रोल में थे, और भाजपा ही कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट की थी ताकि नीतीश कुमार के सीट को भी माइनस किया जाए, और जो परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं कहूंगा जातीय जनगणना का जो एक राजनीति है उसके पीछे के तथ्य को देखा जाए तो 2010-11 में जिस तरह की बातें भाजपा करती थी, और जब हम लोगों ने, कांग्रेस की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी, और जब हमने उसको प्रयास किया कि जनगणना हो जाए, और उसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए का खर्च भी आया। 16 तक जो प्रकाशित होना चाहिए था, जब सरकार आई तो प्रकाशित नहीं की। उसके बाद जरूर 17 में एक कमेटी बनाई दिल्ली हाई कोर्ट की एक जज साहिबा के नेतृत्व में, और वो पैसे का और बाकी चीजों का कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति करके उसमें भी पॉलिटिक्स रही, और वो कमीशन जो है जो रिकमेंडेशन दिया उसको भाजपा लागू नहीं की। आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं, और मैं रोक करूंगा अख्तरुल इस्लाम शाहीन का जो आरजेडी है एमएलए के, उसके बाद मैं इस पर रिएक्शन लूंगा प्रोफेसर असफर शम्सी का जो तर्जुमान है बीजेपी के। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तेजस्वी यादव बिल्कुल बराबर खड़े नजर आते हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार जो है वो इक्तदार में शामिल है, तेजस्वी यादव अपोजिशन में है। ये किस तरह की खिचड़ी पक रही है, और क्या इसका जो वहां पर फिलहाल जो हलचल है सियासी, ये सिर्फ राज्यसभा के चुनाव और उम्मीदवार को तक ही ये लिमिटेड है, या फिर ये किसी पुराने मामले का, पुरानी किसी रंजिश का सियासी तौर पर एक जो है उसका एक नया चैप्टर सामने लाने की कोशिश है जेडीयू के जरिए या नीतीश के जरिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की आपसी रंजिश क्या है और किन मुद्दों पर है, किस वजह से है? नीतीश कुमार जी को सही से काम करने नहीं दे रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार जी जो अपने आप को एक चेहरा बनाया था कि CCC से हम समझौता नहीं करेंगे, क्राइम से, कम्युनलिज्म से, इस तरह की बातें जो की, और आज उनका ये घोषणा पूरी तरह धाराशायी भाजपा कर रही है। हमेशा कम्युनलिज्म की बात कर रही है, या तमाम तरह की बात खुलेआम बिहार में उनके मंत्री कर रहे हैं। ये उनका आपस का मामला है, ये उनका आपस का मामला है। नीतीश कुमार जी के चेहरे को बेनकाब करने का काम भाजपा कर रही है, उनको अपमानित करने का काम भाजपा कर रही है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल को क्या बोलना है? जाति आधारित जनगणना राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे नेता ने कोशिश करके मुख्यमंत्री से बात करके उनको लेकर के गए, मनाने का प्रधानमंत्री को कोशिश किया, देश में नहीं हुआ। लेकिन यह छूट थी कि राज्यों में हो सकता है, कई राज्य ने इसके लिए ऐलान भी किया। बिहार हर कीमत पे इसका ऐलान करे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले ऐलान किया है। बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से तमाम दल के लोग इसको पारित कर चुके हैं, तो बिहार में क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? राष्ट्रीय जनता दल इसलिए लगातार दबाव बनाया है कि हर हालत में आप लागू कीजिए, आप देर क्यों कर रहे हैं, क्या इंतजार है? भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है, समझ में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि आजादी के बाद जो कुछ जातियों
जो पिछड़ गई थी, जिनको समकक्ष लाने के लिए जी जी अख्तरुल इस्लाम शाहीन की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। बहरहाल बातें बहुत हद तक साफ है कि इसमें आरजेडी का स्टैंड क्या है और इसमें कांग्रेस का स्टैंड क्या है। प्रोफेसर असफर शम्सी के पास आना चाहूंगा। असफर शम्सी, क्या नीतीश कुमार की ये जो कोशिश है जात पर मबनी मर्दमशुमारी की, क्या ये बीजेपी के लिए थोड़ा मतलब बीजेपी को ये अनकंफर्टेबल कर रही है? ये अनकंफर्टेबिलिटी कहां तक जाएगी? नहीं, इसमें अनकंफर्टेबल करने की कोई बात ही नहीं है। और अगर अनकंफर्टेबल करने की बात होती तो जब सर्वदलीय बैठक हुई थी और सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के भी नुमाइंदा थे और सभी लोग हमारे देश के मकबूल वजीर आज़म के पास गए थे और अपनी बातों को लोग रखा था, इसलिए ये डिसइंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जब सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के भी लोग गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई अगर स्टेट चाहे तो आपने अपने स्टेट्स में देख सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के तो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं या जिन स्टेट्स ने किया है उसके रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे आए नहीं है। अभी मान लीजिए आप कराना चाहते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है। आप एक ही जाति किन स्टेट्स ने किया जरा बताएं मुझे। अरे अलग अलग स्टेट्स को कहा गया नहीं, आपने कहा कि किया है तो किया है तो कैसे आपने ये कैसे कह दिया? किस स्टेट ने किया है जात के बुनियाद पर मर्दमशुमारी? मेरी पूरी बात सुनिएगा तब तो। हाँ बोलिए। पूरी बात सुन रहे हैं आप तो सबको बोले दिया, मैं बोल रहा हूं तो आप हमको ब्रेक लगा रहे हैं। नहीं आप बोलिए, लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं उसकी वजह भी बताइए कि ये बात कहां से ली आपने, कब से ली? मैं यही बोल रहा हूं जी कि कहा गया कि स्टेट अगर चाहे ठीक है तो वो अपने अपने स्टेट्स में कर सकता है। और अगर जो भी पहले भी जब भी हुआ है चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पर हो या जिस लेवल पर भी हो या इसकी कोशिश की गई है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए कोई सिंह है, सिंह भूमियार भी लिखते हैं, राजपूत भी लिखते हैं, बैकवर्ड भी लिखते हैं, ठीक है, तो उसका देखना पड़ेगा सारी चीजों को। केवल ये कह देना साहब बीजेपी नहीं चाह रही है, बीजेपी अगर नहीं चाहती तो क्यों वो सर्वदलीय बैठक में होती? एक बात। और जो लोगों के दिमाग में पुलाव उनको लग रहा है कि बस किसी तरह से ऐन कैन प्रकारें हम सत्ता पे काबिज आ जाए और कुछ हो जाएगा और कल हो जाएगा और परसों हो जाएगा, तो ये सब गलतफहमी है। असफर शम्सी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी सर्वदलीय बैठक में इसलिए शामिल हुई क्योंकि बीजेपी भी ये जानती है और ये कहना चाहती है कि अगर जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी होगी तो इसका फायदा है? देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि कितना लॉन्ग टर्म, आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर इसमें बीजेपी नहीं शामिल होती तब आप कुछ बोल सकते थे जब सर्वदलीय बैठक हुई। और अभी भी मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, आप ही की बात पे मैं सवाल कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी सर्वदलीय बैठक में शामिल है और फिर से 27 अभी मई को मीटिंग होने वाली है सर्वदलीय बैठक, तो उसमें फिर शामिल होगी, ये आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? नहीं, ये तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। लेकिन ये इसी को कहते हो अनकंफर्टेबिलिटी। दिस इज अनकंफर्टेबिलिटी। नहीं, हमारा मोटिव साफ था तब तो हम गए। अगर हमारा मोटिव नहीं होता, इसके पक्ष में नहीं होता तो हम क्यों बैठते? तो अगर आप इसके पक्ष में हैं तो मुझे जरा इसके 3 फायदे गिना दीजिए, क्या फायदे हैं इसके? देखिए पक्ष की बात और विपक्ष की बात ये अलग है। मैं कह रहा हूं अभी वो वक्त नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, डिजिटलाइजेशन को लेकर के ऐसे थोड़ी है मतलब आज से 100 साल और 500 साल पहले क्या हुआ था, जमीन खोद के हम तलाश करके सच्चाई जानने की कोशिश कर सकते हैं, उसकी बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कौन किस जात का है ये नहीं पता कर सकते। इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत मुश्किल आ जाएगी। मैं जानना चाहता हूं क्या मुश्किल आ जाएगी? कोई मुश्किल की बात नहीं है, हर आदमी को मालूम है। अब जो वोट की राजनीति पूरे देश के अंदर है, अख्तरुल इस्लाम किस बात की तकलीफ बीजेपी, ये असफर शम्सी कह रहे हैं कि क्या इंप्लीमेंटेशन में तकलीफ आएगी, और अगर इंप्लीमेंटेशन में तकलीफ आएगी तो आरजेडी क्यों इतना जोर लगा रही है इस पर, क्यों तकलीफ देना चाहती है लोगों को और सिस्टम को?
कहा कि जातिगत जनगणना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आज देश में बड़ी आबादी बदहाल जिंदगी जी रही है और गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, जबकि सरकार कह रही है हम ये स्कीम चलाए, 70 साल से विभिन्न सरकारें आए, उन्होंने कहा ये किया ये किया ये किया, लेकिन आज भी 5 किलो अनाज पे आधी आबादी खुश हो जाती है। 400 रुपया पेंशन मिलता है तो खुशी मनाने लगता है। उसका मतलब है कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय है कि इनके 5 किलो अनाज के बुनियाद पर उनको खुशी आने लगता है। समझिए हमारे देश की क्या स्थिति है। इसीलिए जातिगत जनगणना अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी अगर जातिगत जनगणना चाहती तो पूरे देश में करती। भाजपा नहीं चाहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि गरीब गुरगा अपना अधिकार समझ सके, अपनी ताकत समझ सके, अपनी संख्या समझ सके, अपने जात की संख्या के आधार पे वो बजट का प्रावधान मांगे, पैसा मांगे, अधिकार मांगे, राजनीतिक हिस्सेदारी मांगे, सामाजिक और तमाम तरह की हिस्सेदारी मांगे। ये नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ 2-4 लोगों, ये पूंजीपतियों के समर्थक रहे हैं। ये सिर्फ पूंजीवादी लोगों के समर्थक रहे हैं। गरीब गुरबा के उत्थान और कल्याण की इनको नहीं है। बिहार में इनकी मजबूरी है कि बिहार एक जागरूक जगह है। यहाँ पे जनता जाग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को झक मार के ही सही, लेकिन बिहार में समर्थन करना पड़ेगा, वरना सत्ता से ये बिहार में बेदखल होंगे। बिहार की जनता इनको बेदखल कर देगी सत्ता से। ठीक है, वो जनता क्या करेगी, वो जनता बाद में तय करेगी जब चुनाव होगा। फिलहाल तो मैं इस पे अजय उपाध्याय आप भी थोड़ा सा मुझे इस पर रिएक्शन दे दें कि अजफर शम्सी कह रहे हैं कि बीजेपी अगर नहीं चाहती जात की बुनियाद पर जनगणना तो वो इससे पहले की कुल जमाती यानी ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों शामिल होती और क्यों उस डेलीगेशन में शामिल होती जो वज़ीर आज़म से जाकर मिला। देखिए, बिहार की परिस्थितियां ऐसी थी जिसमें विधानसभा में जब सर्वसम्मत से वो पास हो रहा था तो उस समय जो चुनावी दौर था उसमें भाजपा अलग अपने को करके पूरे समाज के वोट से वंचित हो जाती। इस सच्चाई को भी जानती थी। नीतीश कुमार जी का एक मास्टर के स्ट्रोक था उस समय। हालांकि नीतीश कुमार जी भी राजनीतिक कहीं न चेतना से प्रेरित हैं, सामाजिक चेतना से और सामाजिक न्याय की चेतना से भी वो प्रेरित होते, तो इस प्रक्रिया को वो लंबे आंदोलन के तहत अपनाते और समय समय पर इसको उठाते। सिर्फ जब उनकी अपनी राजनीतिक सियासत कहीं न कहीं गोल करना होता है तभी इसको उठाते हैं, चाहे वो भाजपा को कमजोर करना हो, चाहे दूसरी पार्टियों पर अपना आकर्षण पैदा करना हो। मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक न्याय का विषय होना चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, न्याय के दायरे में माफ कीजिएगा अजय उपाध्याय साहब, बिहार कांग्रेस या फिर मजबूरी तौर पर कांग्रेस क्या जात पर मबनी जनगणना के फेवर में है? पूर्णतः फेवर में है। और बात सिर्फ फेवर का इसलिए नहीं है कि हम सियासत चाहते हैं। यदि फेवर में हम तो राष्ट्रीय स्तर पर चाहते हैं। और आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ऑलरेडी जो जनगणना 2016 की पब्लिश्ड हुई उसमें जातीय जनगणना कांग्रेस के काल में कराई गई है 2011 से 16 के बीच में। पब्लिश्ड सरकार बिल्कुल कराई गई, लेकिन रिपोर्ट नहीं कर पाई। जी हाँ, ये भाजपा की सरकार नहीं की है, तो किसका क्या चिंतन है, किसकी क्या सोच है, इससे स्पष्ट होती है। मेरा मानना है कि और जातीय जनगणना का आधार सिर्फ उनकी जातीय मजबूती के लिए नहीं, जो लोग उस जाति से परे हैं यदि उनका भी इसमें अध्ययन हो जाएगा, उनमें कितने सामाजिक असमानता है उसका भी इसमें पता चल जाएगा। और उस जाति समाज के अंदर भी बहुत विभिन्नताएं हैं, उसको भी जानने में हमको ठीक लगेगा। जब धार्मिक आधार पर जनगणना हो सकती है तो जातीय आधार पर मुझे नहीं लगता करा करके कोई इसमें अपराध सरकार करेगी। करना चाहिए। अजफर शम्सी साहब से मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों जेडीयू इस मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखना चाहती। जेडीयू को पता नहीं किसी बात का डर है या क्या है। जेडीयू के लीडर खालिद अनवर को हमने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया था, एमएलसी हैं, लेकिन अब तक वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए हैं। कभी मौका मिलेगा तो उनसे पूछूंगा कि किस बात का डर था आपको। जेडीयू को शायद था कि नहीं, लेकिन खालिद अनवर को इस बात का डर था। बहरहाल अजफर शम्सी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल सीधा सा है कि अगर बीजेपी चाहती है तो जो इससे पहले नेशनल लेवल पे सर्वे ऑलरेडी हो चुका है उसका डेटा क्यों नहीं जारी किया गया जात की बुनियाद पर कि हिंदुस्तान में किस जात की कितनी आबादी है? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं कि बिहार में कुल जमाती मीटिंग में बीजेपी भी शामिल थी, यानी बीजेपी चाहती है कि डेटा हो, जात पर मबनी जो जनगणना हो, तो क्या नीतीश कुमार जो अभी यहां से 27 को जो खबर है कि मीटिंग करने वाले हैं, क्या बीजेपी उसमें शामिल होगी? और क्या बीजेपी इसको चाहती है कि बिहार से ही भले इसकी शुरुआत हो जाए कि जात पर मबनी जनगणना हो?
देखिए, पहली बात जो आपने कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो इसका शुरू कराया था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाई। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाई कि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे और उसके डॉक्यूमेंटेशन में डिफेक्ट्स थे, तो इस कारण से वो चाह कर उस चीज को नहीं करा पाए, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बात कि बीजेपी चाहती है कि नहीं चाहती है। देखिए, अगर कुल मिला के देखें तो इससे सामाजिक विषमता बढ़ेगी और बीजेपी सामाजिक विषमता जो चीज चाह रही है, क्षेत्रीय पार्टियां, कि हम सामाजिक विषमता और वोट बैंक की राजनीति करें, वोट बैंक की राजनीति तक ले जाएं। हमारा तो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्यों? तो सबका साथ में किसका सबका साथ? जब आपको पता ही नहीं होगा कि सब में कौन कौन शामिल है तो कैसे सबका साथ? आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि सब बोलते ही पता चलना चाहिए कि कौन कौन शामिल है सब में। कंक्लूड करने दीजिए। तो जब हम सबकी बात करते हैं, मैंने कहा सामाजिक विषमता, एक बात मैंने कहा कि देखिए इससे कैसे सामाजिक विषमता पैदा हो जाएगी जब धर्म के आधार पर गिनती हो सकती है, जो अभी अजय उपाध्याय जी ने कहा या अख्तर साहब ने कहा, तो क्या धार्मिक विषमता पैदा हो गई? अगर स्टेट चाहे तो कर सकता है, नंबर वन। सेंटर क्यों करना चाहता? पहले भी पूरे सारे जो लीडरान थे या सारी पार्टियां थी, ऑल पार्टी मीटिंग में गए। अब आगे माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, तो लेट अस सी, देखिए क्या होता है। लेकिन ये खुद अपने आप बीजेपी जात पर मबनी जनगणना के साथ है या नहीं? मुझे प्लीज हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। तो भाई अगर ऐसी बात होती तो वो क्यों ऑल मीटिंग में रहती? वो जब विधानसभा से पास हो रहा था तो क्यों बीजेपी उसमें रहती? क्यों डेलीगेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के पास बीजेपी के भी लोग जाते? एक पार्ट है। दूसरी पार्ट ये है कि इसको गलत ढंग से पॉलिटिकलाइज सरकार आप ही की है, आप डेलीगेशन बना के जाते हैं लेकिन उसको अभी तक आपने इंप्लीमेंट नहीं किया बिहार में। क्या डेलीगेशन में शामिल हो जाना काम वहां पूरा हो गया? तो अभी मामला खत्म भी तो नहीं हुआ है, आप कैसे स्पेकुलेशन शुरू करेगा सर? मेरा सवाल ही है, सरकार में तो आप ही है ना वहां पर। तो आप देखें तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सारे लोगों से बात कर रहे हैं, सारे लोग बैठेंगे कि पहले ही आपने कह दिया कि बीजेपी नहीं चाहती है। चलिए, लेकिन बहरहाल इतना तो है कि बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वो आकर कह रहे हैं कि हम तो कुल जमाती मीटिंग में शामिल थे, लेकिन जेडीयू के नुमाइंदे, उन्हें पता नहीं किस बात का कुछ खौफ है या क्या है, वो प्रोग्राम में शामिल ही नहीं होना चाहते, नहीं आए शामिल में। बहरहाल आप तमाम लोगों का, जो लोग शामिल हुए, नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, अब वक्त की कमी है और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।